हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जो हमने भाषा विज्ञान को शुरू किया था, यानी कि हमारी जो हिंदी साहित्य में पहली यूनिट आती है भाषा विज्ञान की, उसको हमने शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। उसको धीरे 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 पढ़ते हुए आज हम यहां तक आ चुके हैं। हमने पहली क्लास में हिंदी भाषा में जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका पृष्ठभूमि को जाना था कि आर्य कहां से आए थे, आर्य कब आए थे, और भारतीय आर्य भाषाएं किस तरह से मिल मिलकर बनी थी। उसके बाद में किस किस ने उसमें योगदान दिया है, किस किस की भाषा, किस किस की संस्कृति उसमें मिलती हुई चली है, उन सभी से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट्स पर डिस्कस किया था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने देखा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। उसी क्लास में हमने जो भारतीय आर्य भाषाओं का पहला वर्गीकरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंदर लौकिक और वैदिक संस्कृत आती हैं, उनको हमने डिस्कस किया था दूसरी क्लास में। उसके बाद में हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर डिस्कस किया था, जिसके अंदर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था किस पर? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर। तो इसी तरह से हम डिटेल में डिस्कस करते हुए क्रम बाय क्रम एक सीक्वेंस में क्लासें अटेंड करते हुए आए हैं, और आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं। हमने भाषा परिवार भी देख लिया है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी हमने देख ली है पिछली क्लास में। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासें जरूर देखें और फिर अपनी क्लास को यहां कंटिन्यू करें, क्योंकि एक बेसिक हमें जानकारी पता होती है, एक सीक्वेंस जब हमें पता होता है तो हम चीजों को अच्छे से समझते हैं। आज हम शुरू करते हैं पुरानी हिंदी के बारे में, यानी कि हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं हमने उसको जाना था। उसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं के अंदर ना दो तरह की बात आती है, एक तो हिंदी और हिंदी इतर। हिंदी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, और हिंदी इतर में हमारी कौन सी आती है? बंगला, असमिया, उड़िया, ये इस तरह की, मराठी, ये सब आती है हिंदी इतर में। पंजाबी हिंदी इतर में आती हैं। तो हमें हिंदी को लेकर चलना है। हिंदी की हमने शब्द की उत्पत्ति पिछली क्लास में जान ली है। आज हम हिंदी को शुरू करते हैं। हिंदी की शुरुआती स्थिति क्या है? पुरानी हिंदी, जिसको प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं, उसको हम यहां शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है हमारा जून वाला, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। और ये जो क्लास होने वाली है, मैं हर क्लास में बताता आ रहा हूं कि हमारे यूजीसी नेट के लिए तो है ही, उसके साथ साथ यूपीएससी के लिए जो हमारे जो स्टूडेंट ऑप्शनल में हिंदी साहित्य लेते हैं, उसमें भाषा की एक यूनिट है, उसमें भी आता है। ठीक है, उसके लिए भी एक क्लास इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में आता है। मतलब भाषा विज्ञान जिस क्लास में भी तुम्हें, जिस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सभी के पास में शेयर करें और शुरू करते हैं। आज पुरानी हिंदी को शुरू करते हैं। पुरानी हिंदी में हमें सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है, ठीक है, देखो, पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी जो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज मैंने पिछली क्लासों में भी तुम्हें बताई थी कि जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसके अंदर हमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश देखने को मिलती है। पाली का समय है 500, कौन सा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो अपभ्रंश का जो समय, अंतिम भाषा आ रही है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम भाषा है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो पहली जो आती है, हिंदी आती है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कौन सी है? अपभ्रंश है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश पर खत्म होती है।
ठीक है, अपभ्रंश पर खत्म होती है और अपभ्रंश के बाद में हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शुरू होती है, जिसके अंदर हम हिंदी और हिंदी तक पढ़ते हैं। तो ये इन दोनों को मिलाती है। अगर हम इनके अंदर की भाषाओं पर जाएं, अभी हमने पूरा वर्गीकरण के बीच की, दो वर्गीकरणों के बीच की भाषा या बीच की कड़ी कौन सी है? अपभ्रंश है। दो वर्गीकरण हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोनों वर्गीकरण के बीच की जो कड़ी है वो क्या है? वो अपभ्रंश है। अगर हम अंदर की भाषाओं में बात करें तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम भाषा अपभ्रंश है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जो शुरुआती भाषा निकल कर आती है वो कौन सी है? पुरानी हिंदी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच यानी कि पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी कौन सी होगी? तो इन दोनों के बीच की कड़ी है अवहट्ट। क्या है? अवहट्ट भाषा। यानी कि अपभ्रंश से ही जब अपभ्रंश धीरे 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 बदलते हुए देश भाषा में जाती है, पहले तो देश भाषा में जाती है, ठीक है, आम जन की जो बोली होती है, आम जनता वाली बोली, उसमें जाती है, ठीक है, तो उसी को अवहट्ट कहा जाता है। जैसे जैसे अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी नजर आती है तो उसी के बीच में एक कड़ी बनती है अवहट्ट भाषा की। ना वो अपभ्रंश होती है ना वो पुरानी हिंदी होती है, दोनों का मिला हुआ रूप होता है, उसको हम अवहट्ट बोलते हैं। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? अवहट्ट है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी क्या है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी कि प्रारंभिक हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? अवहट्ट है। कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले यहां बताया है और इतने अच्छे से बताया है कि मैं नहीं मानता कि अब कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर होगा। ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। अब देखो, परवर्ती, यहां से पहली लाइन पढ़ो कि परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। परवर्ती अपभ्रंश क्या है? यहां समझो थोड़ा सा, ठीक है, मान के चलो अपभ्रंश तुम्हारा यहां से शुरू हुआ, ठीक है, यहां से शुरू हुआ और यहां से चलते 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 यहां तक ये अपभ्रंश का समय माना जाता है। यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमारा जो समय माना जाता है वो अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है, अब परवर्ती कौन सा कहलाता है? परवर्ती अपभ्रंश कौन सा कहलाता है? तो परवर्ती अपभ्रंश हमारा बाद वाला अपभ्रंश कहलाएगा। यानी कि आधे से, देखो, आधे से पहला होता है पूर्व और आधे के बाद वाला होता है यानी कि उत्तर, यानी कि परवर्ती। तो मान के चलो जो अंत वाला जो हमारा अपभ्रंश है, अंत वाला जो समय है यानी कि 700, 800, 900, 1000, ये आसपास वाला जो हमारा काल है अपभ्रंश का, इसको ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। और इसी से निकलती हुई हमारी बीच में ही, इनके दोनों के बीच में कड़ी बनती है जो कि ना तो अपभ्रंश रहती है और ना ही हिंदी रहती है। उसको हम अपभ्रंश नहीं, अवहट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवहट्ट बोलते हैं। ठीक है, अवहट्ट बोलते हैं, याद रहेगा, अवहट्ट बोलते हैं। ये कुछ विद्वान मानते हैं इसको, कुछ विद्वानों ने माना है इसको कि परवर्ती जो अपभ्रंश है उसी को पुरानी हिंदी कहा जाता है। लेकिन जन सामान्य के अंदर अगर हम देखें तो 1000 के बाद में हमारी पुरानी हिंदी शुरू होती है और इसी दौर के बीच में हमारी एक कड़ी बनती है। 1000 के आसपास में ही हमारी एक कड़ी बनती है अवहट्ट की, उसको दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है सिद्ध, जो सिद्ध साहित्य हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 2 में हम साहित्य का इतिहास जब जानेंगे तो उसमें हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। वहां सिद्धों की जो भाषा है वो अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी हमें स्पष्ट नजर आती है। ठीक है, सिद्धों की भाषा में ही अपभ्रंश से अलग होती हुई हिंदी नजर आती है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 7वीं से 8वीं, कुछ कह रहे हैं कि 8 से 9वीं शताब्दी में हमारी हिंदी अलग होने लगती है। लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें, जो वर्गीकरण हमने किया है, जो सर्वमान्य जो एवरेज है वो क्या है? 500 से
1000 ईस्वी तक अपभ्रंश चलती है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इसके छुटपुट जो उदाहरण हमें 14वीं शताब्दी तक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो हम बात करते हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी का प्रथम कवि के ऊपर जो बात आती है सबसे ज्यादा, तो कुछ विद्वान जैसे कि शिव सिंह सेंगर हैं, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नामक एक इतिहास ग्रंथ है, उसमें इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्यदंत को माना है। किसको? पुष्यदंत को। ठीक है, किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, यहां तक बात हो गई है। लेकिन कुछ विद्वान जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम कवि किसको मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? कौन? राम कुमार वर्मा। किसको मानते हैं? स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को। किसको माना है? सरहपा को। और सर्वमान्य बात यही है। क्या है? सर्वमान्य जो बात है वो यही है कि जो मान्यता दी जाती है वो राहुल सांकृत्यायन को दी जाती है। और डॉक्टर नगेंद्र अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और जब उन्होंने माना है तो फिर हमें यहां मानना पड़ेगा। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े एक विद्वान रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर सबसे ज्यादा काम किया है, तो इसलिए इनकी जो बात है, सिद्धों के बारे में कही गई बातों को राहुल जी का समर्थन हमें लेना पड़ता है। तो हिंदी के प्रथम कवि के बारे में अगर बात करें तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्यदंत को। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को, जो कि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। एक चीज और पॉइंट डाल लेना यहां पर स्वयंभू के बारे में एक पॉइंट और डाल लेना कि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कहलाए जाते हैं। और स्वयंभू को मतलब अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हमारी जो हिंदी है वो आगे चलती रही, आगे बढ़ती रही, आगे उसका विकास होता रहा, तो आगे जाके हमें मिलता है जैसे कि खड़ी बोली के उदाहरण हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। जब हमारी खड़ी बोली इतिहास में पैर पसार चुकी होती है, जमा चुकी होती है, तो उस समय खड़ी बोली को पैर जमाने का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, डॉक्टर सरफुद्दीन बू अली ने लिखा है कि हिंदी के प्रारंभिक मतलब खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने हमें अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। जैसे कि सजन सकारे जाएंगे, यहां पर एक अमीर खुसरो का ही एक दोहा या शायरी मान लो लिखी हुई है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, और बिधना ऐसी रैन कर भोर कदो न होए। इसका क्या मतलब है? देखो, ये प्योर खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है सजन सकारे जाएंगे, यानी कि जो साजन है, सजना है, वो सुबह सवेरे जाएंगे, यानी कि सुबह को चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन नैन मरेंगे रोए, और आंखें क्या है? आंखें रो रो कर मर जाएंगी। सजन सुबह को चले जाएंगे, सवेरे को चले जाएंगे, और आंखें रो रो कर मर जाएंगी। और विदना ऐसी रैन कर, यानी कि हे विधाता, हे ईश्वर, ऐसी रात कर, यानी कि रैन का मतलब है रात्रि। ठीक है, विधना का मतलब है विधाता। ठीक है,
तो हे विधाता, हे ईश्वर, ऐसी रात कर भोर कदो न होए, यानी कि सुबह कदो न होए, सुबह कदो न होए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और ये खड़ी बोली में है। ठीक है, यहां किसने कहा है? डॉक्टर शरफुद्दीन बू अली। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन और आती है डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार, कि डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार, अतः हम डॉक्टर माताराम गुप्त तथा डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचारों से सहमत हैं कि रोड कविकृत राउलवेल, जो रोड कवि हैं, कवि रोड जिनको कहा जाता है, उनकी कृति है, उनकी रचना है राउलवेल। एकमात्र ऐसी रचना है, ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, उस समय में ऐसी इकलौती कृति है, इकलौती रचना है जिसमें सिर्फ एक ही भाषा यूज होती है, वरना उस समय में अलग अलग भाषाएं यूज होती थी। तो इसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। और इसके बाद में जो हमारी 1250 ईस्वी तक अवधी खड़ी बोली, अवधी खड़ी बोली और दक्षिणी हिंदी, 1250 ईस्वी से पहले इन तीनों भाषा के एक भाषी ग्रंथ नहीं मिलते, और इन्हीं तीनों भाषाओं के जो साहित्य में जो शाखा है वो आगे चली हैं। इसकी अवधि बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ है, साहित्य में उसका बहुत ज़्यादा नाम आया है, और खड़ी बोली और दक्षिणी। ठीक है, तो ये सब एक प्रारंभिक हिंदी के नमूने हमारे सामने पेश होते हैं। तो यहां तक हमारी प्रारंभिक हिंदी है। ठीक है, यहां हमने प्रारंभिक हिंदी के बारे में कुछ जाना है। ठीक है, और यहां से हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां। क्या पढ़ेंगे? हिंदी की बोलियां। यहां थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा नजर को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि छोटा छोटा यहां एक लिखे हुए हैं कुछ। अच्छा, पहले मैं हट रहा हूं, इसको एक नजर में एक ध्यान से देख लो, क्योंकि फिर मैं सामने आ जाऊंगा, फिर शायद देखने में कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो जल्दी देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहां पर हमें जो हमने पहले अपभ्रंश पढ़े थे, शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, इन सभी को हम डिस्क्राइब करेंगे, और इन्हीं की शाखाएं यहां डिस्क्राइब करी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि शायद दिख रहा हो, शोरसैनी अपभ्रंश से पहला हमारा क्या है? शोरसैनी अपभ्रंश है। तो शोरसैनी अपभ्रंश के अंदर हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, और पहाड़ी हिंदी आती है। कौन सी आती है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, और पहाड़ी हिंदी आती है। ठीक है, मैं यहां टिक करके हट रहा हूं बीच बीच में, तुम उसको देखते चलो, फिर मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा, फिर इनकी बोलियां बतानी है। ठीक है, पहले मैंने अपभ्रंश लिखा है, शोरसैनी अपभ्रंश है। पहले क्या है? अपभ्रंश है। उसके बाद में अपभ्रंश की क्या है? भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं हैं, यानी कि बोलियां हैं। और क्या है? जैसे कि पश्चिमी हिंदी भाषा है, उसकी बोलियां क्या हैं? ठीक है, उसकी बोलियां हैं कोरबी, हरियाणी, दखनी, और उसके बाद में राजस्थानी है। राजस्थानी हमारी फिर हिंदी आती, पहाड़ी हिंदी आती है। ठीक है, अब इनका हम एक एक करके अंदर देखते हैं कि जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या है? कोरबी है। कोरबी को ही हम क्या बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं। इधर साइड का पूरा दिख रहा होगा तुम्हें, कोरबी ही हमारी खड़ी बोली है। ठीक है, तो कोरबी है, हरियाणवी है, दक्खनी है, उसके बाद में ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। यहां कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, कोरबी, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा और बुंदेली, कन्नौजी। तो यहां तक क्या है? यहां तक हमारी क्या है? पश्चिमी हिंदी है। यहां तक पश्चिमी हिंदी है, कोरबी, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, ये क्या है? हमारी पश्चिमी हिंदी है। उसके बाद में राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी में कौन सी है? मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है। तो यहां तक हमारी क्या है? राजस्थानी है। ठीक है, राजस्थानी। उसके बाद में कुमाऊनी और गढ़वाली, ये हमारी पहाड़ी हिंदी है। अब इनको और फिर आता हमारा, अभी तक क्या था?
शोर सैनी अपभ्रंश था। अब है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश मैंने बताया था आधा मगध, और आधा मगध हमारा पूर्वी हिंदी में आता है या पूर्वी यूपी में आता है, ठीक है, पूर्वी यूपी में आता है आधा मगध, तो पूर्वी हिंदी कहलाती है। और पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो है क्या है, वो है हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी मतलब बिहार वाला क्षेत्र, तो इसमें हमारे कौन सी मिलेगी, बिहारी हिंदी मिलेगी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। ये हमने वर्गीकरण देखा है। अभी इनको ना, इन बोलियों के यहां नामकरण हुए हैं, कुछ नामकरण कर्ता मिलेंगे, जैसे कि यहां कोरबी को कोरबी, अच्छा कोरबी जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली को कोरबी नाम किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, ठीक है। ब्रजबुली को पुरानी बंगला भी कहा जाता है, ध्यान रखना, पुरानी बंगला किसको कहा जाता है, ब्रजबुली को, ठीक। तो ब्रजबुली नाम किसने दिया है पुरानी बंगला का, ईश्वर चंद्र गुप्त ने। दो राजस्थानी ग्रेसन ने दो नाम दिए हैं, एक तो राजस्थानी का और एक बिहारी का, किसका, बिहारी का, ठीक है ये। और डिंगल भाषा बांकीदास ने, भोजपुरी रेमंड ने, मैथिली कोलब्रिक ने। ये याद कर लेना, फैक्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है, इनको याद कर लेना, डायरेक्ट पूछ भी लेता है कभी कभी। अब यहां से शुरू होती हैं हमारी बोलियां। अब तक हमने वर्गीकरण देखा था, यहां से हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सारी बोलियों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारे सामने पहला आता है शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश में हमारी पश्चिमी हिंदी सबसे पहले आती है, ठीक है, क्या आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। और पश्चिमी हिंदी जो है हमारा क्या है, पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। जो पश्चिमी हिंदी है वो सारी हिंदी भाषाओं का सबसे बड़ा उपवर्ग है, यानी कि सबसे ज्यादा बोलियां हैं इसके अंदर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी ये अपना घेरता है, जिसका क्षेत्र विस्तार जो है वो अंबाला से, कहां से, अंबाला से पंजाब, अंबाला से कानपुर तक, अंबाला से कानपुर तक, ठीक है, और देहरादून से महाराष्ट्र तक, कहां तक, महाराष्ट्र तक, ठीक है। तो इस तरह से अब मेरे हाथ ऐसे चल रहे हैं, मैं अपने जिस जगह पर मैं खड़ा हूं अपने यहां के अनुसार मैं क्या बता रहा हूं, अंबाला, कानपुर और देहरादून और क्या, महाराष्ट्र, इस तरह से मैं यहां की बता रहा हूं। तुम अपने अपने हिसाब से देख लेना जहां जहां तुम बैठे हो कभी सोचो कि सर तो दिशाएं उल्टी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां इसकी बोलियां क्या है, निम्न है। जैसे कि मैंने बताया था, ब्रज भाषा है, कोरबी है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ठीक है, हरियाणवी है, ये सब हैं, और एक और है बुंदेली है। तो पहले हम देखेंगे ब्रज भाषा को। ब्रज भाषा जो कि हमारी साहित्य में एक बहुत ही बड़ा योगदान देती है। अगर हम पद्य की भाषा देखें, पद्य जो साहित्य है वो गद्य और पद्य दो शाखाओं में विभाजित है। जो ब्रज भाषा है और अवधि है, तो पद्य में सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है, जो उपयोग हुआ है, वो ब्रज भाषा का हुआ है और अवधि का हुआ है। इन दोनों में भी ब्रज भाषा अच्छा खासा अपना रूप विस्तार करती है। तो यहां ब्रज भाषा को देखेंगे। ब्रज भाषा इस बोली का आरंभिक रूप हमें आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकालीन में भाखा, ठीक है, नाम से मिलता है। अगर हम आदिकाल में देखें तो आदिकाल में जो रासों हैं उनकी कुछ भाषाएं मिलती हैं, जैसे कि पिंगल हमें मिल रहा है, ठीक है। आदिकाल में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि पिंगल भाषा में है। वो क्या है, ब्रज भाषा का पुराना रूप है। क्या है, ब्रज भाषा का पुराना रूप है। अगर हम आदिकाल के बाद में मध्यकाल, यानी अगर हम देखें मध्यकाल, मतलब मध्यकाल में भी भक्ति काल को देखें तो भक्ति काल में हमें भाखा के नाम पर मिलता है इसका रूप। किसका मिलता है, भाखा, ठीक है। और भाखा उसके बाद में जब हम आते हैं मध्यकाल के अंदर ही रीति काल में, तो वहां हमें ब्रज भाषा देखने को मिलता है, ठीक है। तो रीति काल से हमें ब्रज भाषा मिलता है। और इसकी उपबोलियां क्या है, भोक्शा है, अंतर्वेदी है, भरतपुरी है, डांगी है, मथुरी है। और ये सब क्या है, भरतपुरी, ठीक है, भरतपुर तक इसका फैलाव है। डांगी, मथुरा में तो खैर है ही, इसका गढ़ माना जाता है। तो
एक चीज और ध्यान रखना, सारी बोलियां हैं लेकिन इसमें ब्रज भाषा, ब्रज है, ब्रज का नाम भाषा, भाषा क्यों लिखा हुआ है? असल में अपने क्षेत्र विस्तार के अनुसार, अपने फैलाव के अनुसार इसका जो साहित्य में जो क्षेत्र है, साहित्य में इसका विस्तार बहुत दूर तक होता है। अलग अलग क्षेत्रों में, पंजाब के साहित्य में भी देखने को मिलता है, ठीक है, हमें महाराष्ट्र के साहित्य में भी देखने को मिलता है, तो बहुत दूर दूर के साहित्यों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। इसलिए इसके नाम पर, ब्रज के नाम पर भाषा जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रचलन में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। असल में भाषा नहीं है ये हमारी हिंदी की ही एक बोली, लेकिन इसके फैलाव विस्तार से इस पर भाषा का नाम जोड़ दिया गया है। ब्रज का मतलब है, ब्रज का जो मतलब है वो होता है हमारा चारागाह, गायों की शाला, यानी कि जहां गाय ज्यादा रहती हैं, जहां चारागाह है, उस क्षेत्र को ब्रज कहते हैं, और यहीं से इसके नाम पर भाषा जुड़ा है, तो इस बोली को ब्रज भाषा कहा जाता है। ठीक है, बोलो, बात हो गई यहां तक। ब्रज के बाद में जो बड़ा नाम आता है वो खड़ी बोली का आता है। किसमें? हमारी पश्चिमी हिंदी में, क्योंकि अवधि, ब्रज के बाद में बड़ा रूप कौन है? अवधि है, लेकिन अवधि हमारी कहाँ है? पूर्वी हिंदी में है। पश्चिमी हिंदी में हमारा जो ब्रज के बाद में बड़ा नाम आता है वो खड़ी बोली यानी कि कोरबी का है। इस नाम कोरबी नाम किसने दिया है? अभी बताया था, किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अब खड़ी बोली का जो हमें खड़ी बोली के फाउंडर के नाम से जान लो, जन्मदाता कह लो, या फिर सबसे शुरुआती प्रयोग किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, तो डॉक्टर बीम्स, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार क्या है? कोरवी है। कोरवी मतलब कोरब, कोरवों से निकली हुई भाषा कोरवी। ठीक है, तो खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलब्रुक कन्नौजी को माना है। क्या माना है? खड़ी बोली का जो मानक हिंदी, खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार क्या है? कन्नौजी को किसने माना है? कोलब्रुक ने माना है। ठीक है, इस्टाविक तथा मुहम्मद हुसैन ने ब्रज भाषा को माना है, और मसूद हसन खान ने हरियाणवी को किसका आधार माना है? खड़ी बोली का आधार हरियाणवी को माना है मसूद हसन ने। ठीक है, तो मसूद हसन ने खड़ी बोली का जो आधार माना है, यानी कि खड़ी बोली कहां से निकली है? हरियाणवी से। ठीक है, और कोलब्रुक ने कन्नौजी से निकलकर माना है। इस्टाविक और मुहम्मद हुसैन ने ब्रज भाषा से माना है। ठीक है, ये खड़ी बोली के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। और अमीर खुसरो ने सबसे ज्यादा इसमें योगदान दिया है। सबसे पहला योगदान जो दिया है अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का। और हां, अमीर खुसरो का जो असल नाम है कमेंट करके बताना है। ठीक है, अमीर खुसरो ने। ठीक, और इनका जो अभी मैंने एक उदाहरण बताया था, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, पिदना ऐसी रैन भर क्या भोर कदू ना होए। ठीक है, तो यहां कोरबी यानी कि खड़ी बोली के बारे में जो पॉइंट मोस्ट थे उनके बारे में बात हो चुकी है। अब यहां देखो, विद्वानों ने खड़ी बोली के कुछ अर्थ बताए हैं, जैसे कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी का अर्थ क्या बताया है? सीधी भाषा। खड़ी बोली यानी कि सीधी भाषा। कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश भाषा या टेढ़ी मेढ़ी भाषा। ठीक है, और गिलक्राइस्ट ने गवारू कहा है। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? खड़ी बोली को गवारू भाषा कहा है। किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी पाई से संबंधित बताया है। ठीक है, और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने खरी या शुद्ध भाषा कहा है। ठीक है, खरी मतलब खरी, कहते हैं ना खरा सिक्का, या शुद्ध वो वाली भाषा। ठीक है, तो ये फैक्चुअल है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं यहां, क्योंकि हमें ये फैक्ट्स वाली चीजें हैं याद करनी है। ठीक, जो फैक्ट्स वाली है जहां समझाना है वहां मैं रुकूंगा और रुक रहा हूं। तो बुंदेली आती है। बुंदेली में हमें बुंदेली या बुंदेलखंड की जो बोली है, बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड की बोली है, और बुंदेलखंड का नाम जो पड़ा है वो बुंदेल राजाओं, यहां पर क्या है? बुंदेल राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा है। यानी कि बुंदेलखंड में बुंदेला राजपूत रहते थे। बुंदेलखंड में बहुत सारे
बुंदेला राजपूत रहते थे और उनके ज्यादा संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा गया, इस भूभाग को बुंदेलखंड कहा गया। और इस भूखंड की या इस भूभाग में रहने वाले लोगों की जो बोली थी उसको बुंदेली कहा गया। क्या कहा गया? बुंदेली कहा गया। मतलब कोई भी एक क्षेत्र है, जो भी जिस तरह के लोग ज्यादा वहां रहते हैं, प्रचुरता ज्यादा होती है, तो उनको उस नाम से संबोधित करते हैं, उस नाम से ही जानते हैं, और उसके आसपास के जो क्षेत्र की भाषा होती है उसको वही नाम का उसका नाम दिया जाता है बोली को। ठीक है, तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी का एक सबसे व्यापक, ठीक है, सबसे व्यापक उस तरह से नहीं कह सकते हम, प्रसार में सबसे व्यापक क्षेत्रफल लेती है। क्या लेती है? क्षेत्रफल ज्यादा लेती है, लेकिन मशहूर फेमस कौन सी है? ब्रज भाषा है। आला एक प्रसिद्ध लोक गाथा है। आल्हा जो अब तुम आगे पढ़ोगे हिंदी साहित्य के इतिहास, जो हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास को, उसमें यूनिट 2 में हमें देखने को मिलेगा आल्हा क्या है। आलाखंड एक रचना है, एक गीत है, एक लोक गाथा है, जिसे बुंदेली की प्रसिद्ध उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। ठीक है, और इसके उच्चारण में अल्पप्राण वर्णों की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे कि आधा का आधा, आधा का आधा होता है, दूध का दूध होता है, अल्पप्राण है। जो धा है, दा होता है महाप्राण, और दा होता है अल्पप्राण। ठीक है, बा होता है अल्पप्राण, भा होता है महाप्राण, का होता है अल्पप्राण, खा होता है महाप्राण। तो यहां क्या है? इसमें अल्पप्राण की क्या प्रचुरता देखने को मिलती है, जैसे कि आधा का आधा, दूध का दूध, दूध का दूध मिलेगा। ठीक है, और हरियाणवी ग्रियर्सन इसे बांगुरु कहते हैं। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? बांगुरु कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को एक स्वतंत्र बोली ना मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना है। जो खड़ी बोली है उसको अलग से एक बोली ना माना किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली का ही एक भाग या एक रूप माना है। हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। जो हरियाणवी भाषा है उसको जाटू भी कहा जाता है, और हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। जिस बोली में, जिस भाषा में पर्याप्त साहित्य हमें देखने को मिलता है, उन्हीं को इस भाषा विज्ञान में स्थान दिया गया है ज्यादातर। ठीक है, दक्खनी है, दक्खनी हमारी अन्य नाम इसका दक्कनी, देहलवी, हिंदवी, गुजरी, ये सब हैं। दक्खनी मतलब जो हमारी हैदराबाद में बोली जाती है ना, हैदराबाद में, तो इसको हैदराबादी हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें इतना ही तुम्हें देखने को मिलेगा। अब आता हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में हमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगी वो भोजपुरी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा रूप किसका है? भोजपुरी का है। ठीक है, और बिहारी हिंदी इसकी मतलब क्या है? उपवर्ग है। जो बिहारी हिंदी है वो इसका उपवर्ग है, और बिहारी हिंदी की शाखाएं हैं, जैसे कि भोजपुरी है, इसकी बोली है। ठीक है, मगही है और मैथिली है, ये इसकी बोलियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो कौन सी है? भोजपुरी ही है। भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में राजा चेत सिंह के सिपाही के रूप में हुआ था। ठीक है, ये तुमसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसके रूप में हुआ था और कब हुआ था, बस इतना इसको याद रख लेना। ठीक है, और भिखारी ठाकुर हैं, एक विद्वान है हमारे हिंदी साहित्य में ही, वो संरचना है उनकी, भिखारी ठाकुर। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। ठीक है, अब आता है मगही। मगही या मागधी का मगध की भाषा, मगही या मगध की भाषा, बस इतना काफी है इसमें। और मैथिली का उद्भव जो है वो मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। ठीक है, और 6 यानी कि 6 इसकी उपबोलियां हैं। इसकी क्या हैं? 6 उपबोलियां हैं। उत्तरी मैथिली है, दक्षिणी मैथिली है, ठीक है, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 है,
छिका छिकी और जोलाहा, क्योंकि बाकी 4 के नाम तो इसके मैथिली से ही हैं, बाकी जो 2 नाम हैं ये छिका छिकी और जोलाहा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछे जाते हैं, इनको याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं अपना अर्धमागधी अपभ्रंश। हमारा शौरसेनी अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश हो गया, अब देखते हैं हम अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है हमारा, अर्धमागधी का मतलब है आधा मगध। आधा मगध कहाँ है? हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आती है हमारी पूर्वी हिंदी आती है, जैसे कि अवधी है, जैसे कि बघेली है। बघेली कहाँ आ जाती है? पूर्वी मध्य प्रदेश में आ जाती है, और उनसे मिला हुआ छत्तीसगढ़ है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आती हैं, क्योंकि ये पूर्वी भाग को छूती हैं, पूर्वी भाग में ये पाई जाती हैं। देखो पूर्वी हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लो। पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश आगा, पूरा बालाई मध्य प्रदेश आगा, और छत्तीसगढ़ तक इसका फैलाव मिलता है। किसका? पूर्वी हिंदी का। और जो ये ना देखो, प्राचीन समय में इसको ही उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल कहा करते थे। किसको कहा करते थे? उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। किसको? उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसको उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल कहा करते थे, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? क्षेत्र विस्तार कानपुर से मिर्जापुर तक और लखीमपुर से बस्तर तक इसका क्षेत्र है, किसका? पूर्वी हिंदी का। और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सबसे फेमस जो है वो अवधी ही वो है। अवधी हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान देती है, हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है, ठीक है। जैसे कि अवधी के अगर हम प्रमुख कवियों की बात करें तो तुलसीदास हैं, अवधी में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस है, अपने आप में एक क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद में अगर हम अवधी की कवि की बात करें तो कौन है? जायसी आते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की और तुलसीदास की दोनों की ही बहुत ज़्यादा सराहना की है, बहुत ज़्यादा तारीफें लिखी हैं, ठीक है, और बहुत महान कवि मानते हैं इन दोनों को। तो ये अवधी के ही कवि हैं। जो जायसी हैं उनकी तो प्योर ठेठ अवधी भाषा है, लेकिन अगर हम वहीं तुलसीदास को देखें तो तुलसीदास जी ने अवधी में और ब्रज भाषा में दोनों में समान कमांड रखी है अपनी। तो अवधी क्या है? अवध क्षेत्र की बोली है, जो कि अवध क्षेत्र में बोली जाती है। और अवध जो है वो अयोध्या का ही तद्भव रूप है। अवध अयोध्या का ही बदला हुआ रूप है, तद्भव रूप है। और इस बोली के लिए कोसली, बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवधी को कोसली भी कहा जाता है और बैसवाड़ी भी कहा जाता है, इसके दूसरे नाम है ये। और प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधी के उदाहरण मिलते हैं। एक ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम, जो कि व्याकरणिक ग्रंथ है, उसमें पुरानी हिंदी के उदाहरण मिलते हैं। और इसकी मुख्य बोलियां इसके अंदर की, यानी कि अवधी की ही खुद की छोटे छोटे क्षेत्रों में जो छोटी छोटी बोलियां बोली जाती हैं वो क्या है? एक बैसवाड़ी है, बघोनी है और मिर्जापुरी है। ये क्या है? अवधी के बारे में कुछ जानकारी है। इसके बाद में आती है बघेली आती है, जो कि बघेलखंड में बोली जाती है, जो कि हमारा कहाँ? मध्य प्रदेश का एक पूर्वी में छूता हुआ भाग है, ठीक है। तो इसमें रीवा के कब नहीं, रीवा के आसपास रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। जैसे कि बुंदेला राजपूतों के वर्चस्व के कारण बुंदेलखंड कहलाया था, वैसे ही बघेलखंड बघेला राजपूतों के द्वारा बघेलखंड कहलाया। और यहां बोली जाने वाली भाषा क्या हो गई? बघेली या बघेलखंडी कहलाने लगी। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। जो बाबूराम सक्सेना है ना,
अब अलग अलग विद्वान हर चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये सब आलोचक हैं। कुछ किसी ने कोई बात कही तो उसकी काट करने के लिए कुछ और जानकारी प्राप्त करके कुछ दूसरी बात कह दी। वैसे ही है कि जो बाबूराम सक्सेना हैं, इन्होंने बघेली को अलग बोली ना बोल करके किसकी अवधी की ही एक उपबोली बोला है, अवधी बोली की ही एक रूप बोला है, ठीक है, कि अवधी की ही एक मुख्य उपबोली है। तो इसकी खुद की जो बघेली है, इसकी खुद की छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो उपबोलियां हैं वो क्या है, जैसे कि जुडार है, जैसे कि गहोरा है, तिरहरी है और निबट्ठा है, निबट्ठा, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ी में हम देखते हैं वर्तमान के छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण कौशल भी कहा जाता है। उत्तरी कौशल किसको कहा जाता है? उत्तरी कौशल हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी को उत्तरी कौशल कहा जाता है और दक्षिण कौशल हमारा छत्तीसगढ़ होता है। तो इसकी क्या मुख्य बोलियां हैं वो क्या है? मुख्य उपबोलियां इसकी खुद की सरगुजिया, सदरी, बैगानी और बिंजवली, ये सब हैं। और भोजपुरी, मराठी, मगही, बघेली, उड़िया सभाषी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जो ये छत्तीसगढ़ी वाली बोली का जो क्षेत्र है ना, ये भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र है, मराठी भाषी और मगही भाषी, बघेली और उड़िया भाषी, जो चारों तरफ से ये इन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और इन क्षेत्रों के घिरे होने के कारण छत्तीसगढ़ी पर भोजपुरी, मराठी, बघेली, मगही और उड़िया, इन सभी भाषाओं का, इन सभी बोलियों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ी पर, ठीक है। आगे चलें। फिर आगे हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति आती है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति को हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारी बोलियां हो गई हैं। हिंदी की जो मुख्य बोलियां हैं, मुख्य उपबोलियां हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो जो भी फैक्चुअल चीजें होती हैं वो यहां मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट यहां लिख करके दी हैं और उनको साथ में थोड़ा सा जहां जरूरत पड़ी है वहां समझाया भी है। तो ठीक है, अगली क्लास में हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति को जानेंगे कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है हिंदी के बारे में, उन सभी को जानेंगे। उसके बाद में हमारा व्याकरणिक वाला जो भाग है वो बचता है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट तुम्हें लगे तो बता देना, उसको भी करा दिया जाएगा। एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है व्याकरण वाले क्षेत्र से भी। अगर तुम्हारी मर्जी हो पढ़ने की तो बता देना कमेंट करके, व्याकरण की भी एक दो क्लास ले ली जाएगी। वरना हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर ही हम अपने भाषा विज्ञान को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम जो शुरू करेंगे वो यूनिट 4 को शुरू करेंगे। इन यूनिटों को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये याद करने वाली जो चीजें हैं हम इनको जल्दी से कवर कर लें। फिर उसके बाद में हम अपने जो डीप में पढ़ने वाली चीजें हैं, जो कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है और जो हमारा काव्य शास्त्र है, इन दोनों यूनिट को, यूनिट 2 और यूनिट 3 को डिटेल में बहुत अच्छे से, बहुत लंबे समय तक चलने वाली यूनिट है ये। तो इनको हम इसके बाद में शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसके बाद में हम किसको करेंगे? यूनिट 4 को, जिसमें हम वैचारिक पृष्ठभूमि देखते हैं, विचारधाराओं को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।